Hello students, a very good morning to all of you. So now we are going to start with the gravitational law. Alright, or law of gravitation. इस चीज को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है इन द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे हमने पढ़ी थी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑलराइट, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है. सपोज हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास कैपिटल एम, एक मास स्मॉल एम. इन दोनों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज स्मॉल आर. इनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज स्मॉल आर. तो हमने पढ़ा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही होती है, जिसको हम बोलते हैं एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये फोर्स हमने ये भी देखा कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ सिर्फ पुल करती है, किसी को भी पुश नहीं करती. सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमने पढ़ लिया था. सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव. अच्छा, यानी कि ये जो मास m है कैपिटल M, दिस इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ये हम मानकर चल रहे. ये मास इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा, सिमिलरली ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ खींच रहा. यानी कि यहां पर ये मास इस मास को खींच रहा. सो हम कह सकते हैं, सपोज इसको हमने बॉडी को दे दिया नंबर 1, इसको हमने दे दिया 2. यानी कि फोर्स जो 2 ने लगाई 1 के ऊपर, जो 2 ने लगाई 1 के ऊपर, और इधर क्या है, जो फोर्स 1 ने लगाई 2 के ऊपर. फोर्स जो 1 ने लगाई 2 के ऊपर, ये फोर्स क्या है जो 2 ने लगाई 1 के ऊपर. भाई ये वाला मास इसको खींचेगा तो 1 ने लगाई 2 के ऊपर, ये वाला मास इसको खींचेगा 2 ने लगाई 1 के ऊपर. ये दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी. ये देखना है हमें कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है कि नहीं. बट इतना देख के हमें पता चल गया कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये फोर्स इधर को, ये फोर्स इधर को. अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हो गई तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना सकती हैं. तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना सकती हैं. अब देखो भाई, डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख गई हमें, क्योंकि अट्रैक्टिव है, इसने इसको खींचना, इसने इसको खींचना. तो ये फोर्सेस तो ऑपोजिट हो गई. मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, चलिए आइए देखें. हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू, या हमने देखा था F इक्वल्स टू, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं. जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. इनके बीच में जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये भी हमने देखा. हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया था. अच्छा, F इक्वल्स टू, हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट हमने लगा दिया था K इनटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर. अच्छा, तब हमने इस K की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं की थी. अब सुनो, इस K को बोलते हैं कैपिटल G, एंड कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कहीं पर भी चले जाओ, इस G की वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होगी. इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इवन आप किसी और प्लैनेट पर भी चले जाओगे तो कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स. सो इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड अब हम इसका फाइनल फॉर्मूला लिख रहे, F इक्वल्स टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. चलिए अब देखो, ये जो 1 ने 2 को खींचा वो भी इतनी फोर्स से खींचा होगा, m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इस 2 ने उस 1 को जितना खींचा वो भी इतनी फोर्स से, क्योंकि फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू G इनटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मतलब फोर्स इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. इट मींस ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर. दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर. ये तो थी उसकी डेफिनेशन के बेस पर.
अब हमने कुछ रूल्स भी किए थे जिससे हमें पता या श्योर करना है कि वेदर दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर और नॉट। अच्छा, 1 2 के ऊपर, या फिर आप ऐसे करो कि जो 1 ने खींचा और या 2 ने जो 1 को खींचा और इधर 1 ने जो 2 को खींचा, या जिस भी तरीके से आपको समझना है, ये फोर्स क्या है जो 2 ने लगाई 1 के ऊपर, ये क्या है जो फोर्स 1 ने लगाई 2 के ऊपर। 1 ने 2 को खींचा, इधर 2 ने 1 को खींचा, ये फोर्स अलग अलग मासेस पर लग रही, बिल्कुल। ये 2 1 को खींच रहा यानी इस मास पर लग रही, इधर आइए 1 2 को खींच रहा इस मास पर लग रही। दो डिफरेंट बॉडीज इन्वॉल्व है कि नहीं, बिल्कुल। ये इसको खींच रहा, ये इसको खींच रहा, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, करेक्ट। क्या इनकी नेचर सेम है, बिल्कुल। ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल, दोनों सेम। यानी कि अब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये कौन सा पेयर है, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी या ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी, और रूल्स भी फॉलो कर रहे, सो दीज आर दी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, अब कौन असल में दूसरे को खींचेगा उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन दूसरे को खींचेगा, देखिए एक तो ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ने से ये चीज क्या हो जाएगी, कम, तो यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर मैं मास का प्रोडक्ट बढ़ा दूं, अगर मैं मास का प्रोडक्ट बढ़ा दूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये हमें ये लॉ इंफॉर्मेशन इतनी सी दे रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा फोर्स कम हो जाएगी, अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर इक्वली बिहेव करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑपोजिट। इसको बढ़ाने से ये कम, इसको बढ़ाने से ये ज्यादा। तो ये हमें थोड़े से लूज एंड्स मिल रहे हैं अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दैट इज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी और इसकी वैल्यूज क्या है। यूनिट ऑफ कैपिटल जी और इसकी वैल्यू क्या है। सो यहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी, यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी। भाई इसके यूनिट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला लिखो, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। जी को एक तरफ लिख के बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ। जी इक्वल्स टू, ये इधर गया, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गए, एम इंटू एम, सिंपल मैथ्स। जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल। फोर्स के एसआई यूनिट्स क्या है भाई, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उसका स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर। दो मास पड़े हैं नीचे, मास का यूनिट केजी और इट इज नोन एज केजी स्क्वायर। एम इंटू एम, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटेशन के यूनिट्स आ गए हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अब आ गई बात इसकी वैल्यू की, इसकी वैल्यू, अब बात आ गई इसकी वैल्यू की। अब इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू के पता होने के साथ साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह से सीधे होंगे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी या कोई भी डाउट नहीं आएगा। जी की वैल्यू पता होने के साथ ही आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाने चाहिए एकदम से शुरू करके, कि अब कोई डाउट नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू हमें पता चल गई 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 है। अच्छा, कैसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे सारे डाउट चले गए? भाई जो एक इंपॉर्टेंट डाउट होता है वो ये कि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो मैं टेबल के बीच में जाके क्यों नहीं बज रहा, टेबल मेरे बीच में आके क्यों नहीं बज रहा।
यही क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा मैं बोर्ड में जाके क्यों नहीं लग रहा, बोर्ड मेरे ऊपर आगे क्यों नहीं चिपक रहा, क्योंकि इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, उसका आंसर क्या है, देखो भाई, F इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। इस G की वैल्यू इतनी कम है, अभी आपने देखा G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 10 की पावर माइनस 11 कितनी छोटी वैल्यू है G की, बहुत ही छोटी वैल्यू की। ये चीज 10 पावर माइनस 11 मींस 10 टू द पावर 11 के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही, इतनी ज्यादा कम वैल्यू है। मेरा मास सपोज करो 80 है और इस बोर्ड का मास कुछ होगा, डिस्टेंस भी कुछ होगा, क्या ये चीज इतनी कम वैल्यू को कंपनसेट कर पाएगा, इतनी जीरोस वाली वैल्यू को, जो कि डिनोमिनेटर में जीरोस है, मींस इतनी डिवाइड हुई है वैल्यू, क्या हम इसको कंपनसेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसका इफेक्ट हमारे जैसे ऑब्जेक्ट्स पर कम फील होता है, क्योंकि हमारा जो मास है वो बहुत ही कम है। प्रोडक्ट ऑफ मास कम, भाई हमारा मास कम है तो प्रोडक्ट ऑफ मास भी कम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम, हम चिपक नहीं रहे। वी आर नॉट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द फैन, फैन मेरे साथ आके चिपक नहीं रहा, बोर्ड मेरे साथ आके चिपक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम, मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस। तो ये फिर किसके अप्लाई हो रहा है? दीज मोस्टली अप्लाइज टू दी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मोशन ऑफ द सैटेलाइट कैसी हो रही है, अर्थ किस तरह से मोशन कर रही है सन के अबाउट, और ये सारी चीजें, ये सब चीजें हैं जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो फोर्स है ये ज्यादातर कहां पर हमें ऑब्जर्व होती है? इन दी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हमारे आम जो हम हैं अर्थ के ऊपर, टेरेस्ट्रियल चीजें, उनके ऊपर नहीं, इट इज ओनली टू दी हेवनली बॉडीज, वहां पर अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा जी, ये तो डाउट अब क्लियर हो गया, क्योंकि G की वैल्यू बहुत कम, हमारा मास कंपनसेट नहीं करता, इसलिए हमें इतनी फोर्स या जो वो फील बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा ठीक, तो क्या कोई रिलेशनशिप है हमारे पास जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जो ग्रेविटी हमें पुल करती है उसके बीच में है? दैट इज, हमने देखा G इज दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी हमने पढ़ा G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G? बिल्कुल है, हम वो डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करने के लिए आप सपोज करो कि एक केस है हमारे पास फ्री फॉल का, एक केस है हमारे पास अबाउट फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल में क्या है? फ्री फॉल में क्या होता है कि किसको हम फ्री फॉल बोलते हैं? सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स छोड़ दिया। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ दिया। ये ऑब्जेक्ट के पास कोई भी फोर्स नहीं है जो इसको नीचे को लेके जा रही, इसके पास कोई और फोर्स नहीं जो इसको नीचे को लेके जा रही, सिर्फ ये एक ही फोर्स के you would say with the influence of that force it is moving downwards। वो फोर्स कौन सी है? that is due to the earth's gravity, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये चीज क्या है? नीचे को जा रही, ये चीज क्या है? नीचे को जा रही ड्यू टू दी पुल ऑफ द ग्रेविटी, पुल ऑफ द अर्थ। यानी जब बॉडी सिर्फ ड्यू टू द ग्रेविटी पुल या पुल ऑफ द ग्रेविटी या अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को जाती, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, कि उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही, सो इट इज अ फ्री फॉल, फ्रीली फॉल कर रहा है सिर्फ अंडर ग्रेविटी, उस चीज को हम बोलते हैं फ्री फॉल, कि वो फ्रीली फॉल कर रहा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही और कुछ नहीं।
इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। अच्छा, एक पॉइंट और आ जाता है दिमाग में, सपोज ये अर्थ है जो इसको अट्रैक्ट करती, तो ये बॉडी भी अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अच्छा, हमारा मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, बहुत कम। इस ऑब्जेक्ट का मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बहुत कम, इसका इनर्शिया भी बहुत कम, जिसका मास कम इनर्शिया कम। अब अर्थ का मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। अब मेरे को ये बताओ कि अर्थ मूव नहीं करना चाहती क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ये इसका इनर्शिया कम है, ये मूव कर जाएगा, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींच रहे, तो ऑब्वियसली अर्थ तो अपनी सिस्टम को छोड़कर नहीं जा रही क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा, इसको पुल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका इनर्शिया तो इसके सामने नेग्लिजिबल है, और तो भाई कितनी बड़ी है उसके सामने, ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट साइज, तो ये तो इसको फटाफट से खींच लेगी, इनर्शिया कम, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसने इसको खींच लिया। इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट है वो जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट है, क्योंकि किसी का भी मास है जो वो अर्थ से ज्यादा नहीं है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्ट जो हमें दिखाई पड़ता है वो सिर्फ इसी चीज का है, इस चीज का नहीं है। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट सारे हैं जो वो अर्थ की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ की पुल की वजह से नीचे को जा रहा है, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ अर्थ खींचे जा रही है, तब हम कहते हैं दैट इज फ्री फॉल। सो फ्री फॉल इज ओनली ड्यू टू, लेट अस से इट इज ओनली ड्यू टू द gravitational pull of earth. It is only due to the gravitational pull of earth. Alright? अच्छा, अब अर्थ इसको नीचे को खींच रही, कुछ फोर्स के साथ इसको नीचे को खींच रही। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज बहुत ही ध्यान से आपको सुननी है। अर्थ उसको नीचे को खींच रही है विद सम फोर्स। अच्छा, अब मुझे बताओ एक और चीज है जो इसको नीचे को खींच रही है, जो चीज वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही, वो होता है इस चीज का वेट। वो क्या है, इस चीज का वेट। बेसिकली जितनी फोर्स से अर्थ नीचे को खींच रही है दैट इज द वेट ऑफ द पर्सन। अच्छा, जितनी फोर्स से अर्थ नीचे को खींच रही है दैट इज इक्वल्स टू द वेट। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास ये g क्या होता है, व्हाट इज दिस स्मॉल g? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि सपोज मैंने इस बॉडी को ऊपर से यहां पे छोड़ा, तो ये अर्थ की वजह से नीचे आई जा रही है, लेकिन साथ की साथ उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका नीचे, तो नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी एक्ट करती, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रही। कैसे पता लगा? क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हैं, पहले उसकी स्पीड कम, नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मींस उसको नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है। एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। वो एक्सेलरेशन कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये ग्रेविटी की वैल्यू एक जगह के लिए सेम है, एक जगह के लिए सेम है। हो सकता है ग्रेविटी कहीं और जाएंगे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन इट्स वैल्यू इज टेकन टू बी 9.8, और इसको हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट। सो 9.8 या 10, जितनी देर तक आपको बोलना ना हो आप 10 नहीं ले सकते, आपको क्या लेनी है वैल्यू? 9.8। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, भले ही यहां से नीचे एक फेदर गिर रहा, भले ही यहां से नीचे एक स्टोन गिर रहा, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी? इतनी ही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर इतनी ही लगेगी, भले ही मास जो मर्जी हो, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी? सेम। कितनी? 9.8 या 10।
भले ही उसका वेट कुछ भी हो, भले यहां पर फेदर हो, भले यहां पर स्टोन हो, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास। ये ग्रेविटी इतनी ही लगनी है, इसको मास के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऑलराइट, इसका मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। सपोज चींटी गिर रही या हाथी गिर रहा, वो इक्वली उनके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगी, यानी उनकी चेंज इन स्पीड इक्वल ही होगी। जितनी वेलोसिटी उसकी होगी नीचे आने पर, उतनी ही दूसरे की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो किस पर नहीं डिपेंड कर रहा, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास। वो चीज मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही। ऑलराइट, सो क्या कह सकते हैं? द एक्सेलरेशन with which a body is pulled down or the acceleration under which a body is moving downwards, that is acceleration due to gravity। ये ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही इक्वल एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कौन सी एक्सेलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस अर्थ जब इसको खींच रही तो कितनी एक्सेलरेशन लगा रही? 9.8, एंड दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है भाई? दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब भी ये दिमाग में आया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमारे दिमाग में बत्ती जल गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि वो जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सिर्फ एक ही केस में वैलिड है, अगर क्या हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब फ्री फॉल को समझने के लिए, इसके न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए हमें कोई नई इक्वेशंस की जरूरत नहीं, हम वही पुरानी वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे एंड वी विल गेट अवे विद द आंसर्स। थोड़ी सी ऑल्टरेशन होगी, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम क्या है, सारी की सारी चीज जो है उसमें हम क्लियर कर पाएंगे यूजिंग दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि वो इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। यहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही हो रही, विच इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब हम वो मोशन सारी यहां पर लगा सकते हैं। अच्छा, वो हम सभी यहां पर लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर आगे बढ़ने से पहले अबाउट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री फॉल, हम एक डिफरेंस है जो वो कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द मास एंड वेट। सो मास और वेट में डिफरेंस क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो व्हाट इज बेसिकली मास? मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर ज्यादा मास भरा हुआ है, मींस ज्यादा मैटर भरा हुआ या कम, वो उसका मास बता रहा। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। कितनी फोर्स के साथ एक बॉडी अट्रैक्ट हो रही अर्थ की तरफ, वो बताता है उसका वेट। अच्छा, यहां इसी पॉइंट पे अब देखो, हमने कहा फोर्स का एक फॉर्मूला है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अर्थ कितनी एक्सेलरेशन से खींचती? g, तो हम इस फॉर्मूला में f को क्या कह सकते हैं? mg। ए का एक फॉर्मूला f इक्वल्स टू mg, कितनी एक्सेलरेशन से खींची? g से। अब देखो, फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, ये फोर्स है, अर्थ अपनी एक्सेलरेशन कितनी लगा रही? g, तो फोर्स बन गया mg, और यही चीज क्या है? वेट, यानी वेट का फॉर्मूला भी क्या है? वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। सो वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। चलिए, अच्छा, ये आ गया मास और वेट के बीच में पहला डिफरेंस। अच्छा, मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है नीचे को लग रहा, मास की कोई डायरेक्शन नहीं, जहां पर मर्जी लग रहा। तीसरी चीज, मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस और बीइंग बैलेंस।
इसको हम बीम बैलेंस या फिर फिजिकल बैलेंस के साथ मेजर करते हैं। बीम बैलेंस क्या होता है कि हमारे पास दो पैन्स हैं, एक पैन में हमने वेट डाला और दूसरे में कंपेयर किया कि इसका कितना वेट। ऑलराइट, जैसे हमारे सब्जी वाले करते हैं कि एक तरफ वेट रख के दूसरी तरफ सब्जी को तोलते हैं, उस तरीके से हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट को हम मेजर करते हैं विद स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है हमारे पास, व्हाट बेसिकली इज द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है और उसके नीचे वेट पड़ा है, वेट नीचे को गया और स्प्रिंग ने हमें रीडिंग दे दी, सो दैट इज बाय स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, जो मास है इसके यूनिट्स क्या हैं, एसआई यूनिट्स हैं इसके केजी एंड सीजीएस हैं इसके ग्राम्स। चलो हम एसआई के साथ ही चलते हैं। एसआई यूनिट्स इज केजी। वेट इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स। अच्छा, वेट क्या है, एक तरह की फोर्स, फोर्स के यूनिट्स क्या है, न्यूटन, तो इसके भी क्या होंगे, न्यूटन। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा था कब, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन के अकॉर्डिंग वो रिमेन करता है कांस्टेंट, मतलब अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात नहीं करते तो वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वेट इट चेंजेस और इट वेरीज। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। किस तरीके से, अभी आपने पढ़ा वेट इज mg। मून पर जाके ये ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम हो जाती है, g/6 हो जाती है, तो यहां पर g/6 हुआ तो ऑब्वियसली वेट कम हो गया। मास मून पर जाकर भी उतना ही रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये चीज वेरी कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी क्या कर जाती है, वेट। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मास के बीच में ये कुछ डिफरेंसेस थे। ऑलराइट, सो बाय दिस वी विल कंप्लीट दिस वीडियो। In the next video we will discuss about the concepts of the free fall। अब फ्री फॉल में कैसे हमें सब कुछ अप्लाई करना है एंड फ्री फॉल में हमें न्यूमेरिकल्स कैसे निकालने हैं और उस इक्वेशंस को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, उसके बेसिस पर हमारी लास्ट वीडियो होगी अबाउट द फ्री फॉल एंड इट्स न्यूमेरिकल्स।